नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आपके लिए एक कहानी लाए हैं जिसका टाइटल्स है दानवीर। तो चलिए हम देर न करते हुए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। किसी दूर गांव में भूषण नाम का एक व्यक्ति रहा करता था और जो भूषण था वो इतना दान पुण्य करने में विश्वास रखता था और हर जगह उसकी बस तारीफ करता था। भूषण के पास भले ही अपने खाने को कुछ न हो, लेकिन वह दान पुण्य करने में कभी पीछे नहीं हटता था। एक रोज सुबह सुबह भूषण खाना बनाकर जैसे ही खाने बैठा, उसके दरवाजे पर एक भिखारी का आना होता है। कुछ खाने को दे दो बेटा, कल से भूखा हूँ, कुछ खाया पिया ही नहीं है, अब तो चला भी नहीं जा रहा है। अरे काका अंदर आइए, आप मेरे साथ बैठ के खाना खा लीजिए। अरे इतने खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला, कोई बात नहीं, मैं आगे मांग कर खा लूँगा। तुम खाना खाने बैठे हो तो खाना खा लो। अच्छा काका, ये खाना आप ही खा लीजिए, मैं भूखा रह लूँगा क्योंकि रात में मैंने खाना खाया था। इतना कहकर भूषण अपनी थाली उस भिखारी की तरफ बढ़ा देता है। भिखारी भी खाना देखकर दोनों हाथों से जल्दी जल्दी खाने लगता है और खाना खाने के बाद भिखारी भूषण को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए कहता है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया है। आजकल ऐसे दानवीर लोग मिलते ही कहाँ हैं, तुम्हारा भला हो। इतना कहकर भिखारी वहां से चला जाता है। लेकिन भूषण को भी भूख लगी थी। अब वह रसोई में जाकर रसोई में रखे डब्बे को देखने लगता है जिसमें अन्न का एक दाना नहीं था। चलो कोई काम देखता हूँ, कहीं से खाने पीने का बंदोबस्त तो हो जाएगा। बस उस बेचारे का पेट भर गया, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब भूषण घर से निकलता है, तभी उसे गांव का मदन लाल देखकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे कब से यह अनाज की बोरियां मैं अकेले ही उठा रहा हूं। अभी भूषण को बुलाता हूं, तुम देखना वह कैसे मेरी मदद करेगा। उसे तो वैसे भी लोगों की मदद करने का भूत सवार है। खुद भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन बड़ा दानवीर बनता है। यह भी अब मदन लाल भूषण को आवाज लगाकर बुलाता है, अरे क्या हालचाल है मदन भाई, सब ठीक तो है ना? ये अनाज की बोरियां खेतों से ला रहे हो क्या? अरे हाँ, खेतों से अभी 10 बोरियां और लानी है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तुम थोड़ा हाथ बटा देते तो मेरा काम जल्दी हो जाता। अरे क्यों नहीं, चलो चलो, मैं आपके साथ मिलकर खेतों से आपके घर तक बोरियां पहुंचा देता हूं। बड़ा ही बेवकूफ़ है और इससे बेवकूफ़ बनाना भी आसान है। चलो इसी बहाने मेरी मदद भी हो जाएगी और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। इतना कहकर मदन लाल भूषण से अब कई सारी बोरियां खेत से घर रखवाता है। लेकिन भूषण तो भूखा था, उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी। अब बोरियां रखने के बाद मदन लाल भूषण से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया भूषण भाई, अगर तुम ना होते तो मुझे यह बोरियां ढोते ढोते रात हो जाती। कई घंटे बोरियां ढोने के बाद भूषण थक जाता है और अब वह उधर लाला की दुकान से राशन लेने जाता है। अगली सुबह उसके दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज आ रही होती है। भूषण नींद में होता है और दरवाजा खोलता है तो देखता है उसका पड़ोसी बिरजू अपनी पत्नी को पीट रहा है। अरे अरे बिरजू, तुम अपनी पत्नी को इस तरह क्यों मार रहे हो? अरे क्यों न मारूं, मेरी पत्नी मेरी मर्जी, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? देख बिरजू, ऐसे सुबह सुबह मारपीट करना सही बात नहीं है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर देख रहे थे, यह सब अच्छा है क्या? अरे भूषण बेटा, तू भी किसे समझा रहा है? इसे समझाना मतलब अपना सिर दीवार पर मारने वाली बात है। जरूर सुबह सुबह
चमेली से पैसे मांगने के लिए लड़ रहा होगा। पीने को पैसे नहीं होंगे न इसके पास। अरे बुड्ढे चुप कर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। राम राम, आजकल के बच्चों को तो अपने से बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे मैं तो तेरी माँ की उम्र की हूँ और तू है कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। लेकिन मैंने तो नहीं कहा आपको कि मेरे बीच में बोलने के लिए। इतना कहकर बिरजू फिर से अपनी पत्नी चमेली को मारने लगता है। लेकिन यह सब देखा नहीं जाता है और बिरजू का हाथ पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार तमाचा लगाता है। यह देखकर सारे गांव वाले ताली बजाने लगते हैं। बिल्कुल ठीक किया, यह इसी के लायक है। अरे अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है और खुद को मर्द समझता है। अरे भूसड़ भाई, आपने बिल्कुल सही किया। इसे तो मार मार कर गांव से निकाल देना चाहिए। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे पैसे चाहिए। अगर मुझे शाम तक पैसा नहीं मिला तो मैं इसे और भी मारूंगा। फिर देखता हूं इसे कौन बचाने आता है। अबे एले पैसे और अब जा यहां से। और अगली बार अगर तूने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया ना तो तुझे थाने में डलवा कर अच्छे से कुटाई करवाऊंगी। तेरी समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ठीक किया बेटा इसके साथ। गांव के ढेर सारे लोग यह तमाशा देख रहे होते हैं। उनमें से एक औरत भूसड़ से कहती है, आप सच में बहुत नेक दिल के हैं। हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी का भला चाहते हैं। हम गांव वाले बस आपसे इतना चाहते हैं कि अगला हमारा सरपंच आप ही हो, न कि वह सज्जन सिंह। अरे क्या बात कही है तूने। यह बात तो काफी समय से मैं दिल में दबाए बैठी हूँ। अरे हाँ बिल्कुल, भूसड़ भाई गांव का सरपंच बनिए तो गांव में विकास होगा, तरक्की होगी। उस सज्जन सिंह के पास तो गांव के लोग जाने से भी डरते हैं। और रही उसे कुछ बताने की बात तो कोई भी उसके सामने मुंह नहीं खोल पाता है। भूसड़ हर किसी की हर तरह से मदद करता था, जिस वजह से गांव के लोग भूसड़ को अपना अगला सरपंच बनाने का फैसला करते हैं। अब सरपंच तक यह बात पहुंचती है। सरपंच तिलमिला उठता है। क्या भूसड़ की इतनी हिम्मत, खाने को लाले पड़े हैं लेकिन सरपंच बनने का सपना देख रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे हाँ मालिक, और तो और गांव वाले कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए सरपंच तो भूसड़ ही बनेगा। अब आपको ही कुछ करना होगा वरना भूसड़ आपकी गद्दी लेकर ही मानेगा। सरपंच अब सोच में पड़ जाता है कि वह ऐसा क्या करे जिससे उसके रास्ते का काटा भूसड़ हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से चला जाए। अगले चुनाव में गांव के लोग भूसड़ को सरपंच बना देते हैं। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और जब राशन देने की बारी आती है तो सरपंच बड़े ही चालाकी के साथ राशन में मिलावट कर देता है, जो भूसड़ को बिल्कुल पता नहीं चलता। अरे बेटा, तुझे सरपंच बनता हुआ देख बहुत खुशी हो रही है। अब कम से कम राशन अच्छा तो मिलेगा और समय पर भी। अरे हाँ, सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोगों ने इतना विश्वास करके मुझे इस गांव का कार्यभार संभालने का जिम्मा दिया है और इसे मैं अच्छे से निभा सकूं, बस यही दुआ कीजिएगा। अरे हाँ, अब गांव में विकास और तरक्की आने से कोई नहीं रोक सकता। गांव में राशन बांटने के बाद सभी खुश थे कि उन्हें पहली बार पूरा राशन मिला है, वरना सरपंच सज्जन सिंह तो आधे से ज्यादा राशन काट लिया करता था। लोगों को राशन मिल चुका था, लेकिन अगले दिन पूरे गांव में शोर मच जाता है कि उनके नए सरपंच भूसड़ ने मिलावटी राशन दिया है। अब गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर भूसड़ से सवाल करते हैं, हमने तुम पर विश्वास करके तुम्हें गांव का सरपंच बनाया और तुमने हमारे साथ ही विश्वासघात किया। भूसड़ बेटा, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अरे राशन में मिलावट करके क्या मिला तुम्हें? तुम तो गांव के लोगों का हमेशा से ही भला चाहते थे, तो भला फिर राशन में मिलावट क्यों किया? इतना मिलावट तो सरपंच जी भी नहीं करते थे। हमने तुम्हें सरपंच बनाकर गलत फैसला ले लिया है। बिल्कुल ठीक कर रही हैं कलावती काकी। अभी के अभी तुम इस गांव से निकल जाओ। तुम इस गांव में रहने के लायक ही नहीं हो। यह सारी बातें
जब सबको पता ही चल रही थी कि तभी वहां सरपंच आ जाता है। अरे हाँ हाँ, इसे अभी के अभी गांव से निकाल दिया जाए। इस पर विश्वास करके तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब भूसड़ को गांव वाले गांव से निकाल देते हैं। सरपंच और उसका नौकर बहुत खुश थे क्योंकि यह सब किया धरा तो उनका ही था। अब गांव से निकलने के बाद भूसड़ काफी दूर आ जाता है और वह थक करके एक पेड़ के नीचे बैठकर गांव वाले के बारे में सोचने लगता है। जिन गांव वालों का मैंने इतना साथ दिया, खुद से पहले उनके बारे में सोचा, आज उसी गांव वालों ने मुझे गांव से निकाल दिया। अरे राशन में मिलावट भला मैं क्यों करूंगा? और अगर मैंने गांव वालों के राशन में मिलावट नहीं की है तो फिर यह सब जरूर सरपंच का काम है। कोई बात नहीं, मेरे इतना कहने पर भी गांव वालों ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। इधर सरपंच फिर से अपनी चाल चलता है और गांव वालों का विश्वास जीत लेता है। गांव वाले एक बार फिर से सरपंच सज्जन सिंह को अपना सरपंच मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भूसड़ भी धोखेबाज लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे महीना बीत जाता है और भूसड़ का कहीं अता पता ही नहीं था। एक रोज सरपंच का नौकर जंगल के रास्ते घर जा रहा होता है, तभी वहां से दो आदमी को बात करते हुए सुनता है जो भूसड़ के बारे में बात कर रहे थे। अब वह नौकर घबराता हुआ घर पहुंचता है और सरपंच से कहता है, मालिक, मैंने दो लोगों को आपस में बातचीत करते हुए सुना है। वे दोनों भूसड़ के बारे में बात कर रहे थे। वे जंगल में जो झोपड़ी है ना, उसी में भूसड़ ने आत्महत्या कर ली है और यह करीब 1 सप्ताह पहले की बात है। इसका मतलब मेरे रास्ते का कांटा अब हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट गया है। चलो अच्छा है। और तो और मालिक, यह बात तो गांव वाले भी जानते हैं ना। जाने उन तक यह बात किसने पहुंचाई? हो सकता है उन्हीं लोगों ने पहुंचाई हो जो बात कर रहे थे। अरे गांव वाले बहुत ही मतलबी हैं। भूसड़ ने गांव वालों का कितना साथ दिया और गांव वाले भी यही कहेंगे कि भूसड़ ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। गांव वालों के साथ साथ सरपंच को भी अब पूरा यकीन हो गया था कि भूसड़ ने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन कुछ दिनों बाद भूसड़ सरपंच के दरवाजे पर पहुंचता है। शाम का समय था, चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। सरपंच अपने नौकर को आवाज लगाकर कहता है, अरे सामने देख, जरा कोई खड़ा है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सामने भूसड़ है, मतलब भूसड़ का भूत है। मालिक, यह भूसड़ का भूत ही लगता है। यह आपसे बदला लेने आया है। मैं तो चला यहाँ से, मुझे भरी जवानी में नहीं मरना। मेरे 4 बच्चे हैं और 2 बीवियां हैं। सरपंच का नौकर इतना कहकर वहां से दुम दबाकर भाग निकलता है। भूसड़ जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सरपंच पसीने से तरबतर था। वहीं रुक जा भूसड़ का भूत, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, अपना घर, जमीन, पैसा, लेकिन मुझे मारना मत। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे बदनाम किया है। अब तुम ही यह सच गांव वालों के सामने बोलोगे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे हाँ हाँ, मैं गांव वालों के सामने सच को बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मारना मत। अब सरपंच रात के समय ही गांव वालों को इकट्ठा करके सबके सामने सच को बोलता है कि उस दिन राशन में मिलावट उसने और उसके नौकर ने ही की थी, न कि आप भले ही मुझे भूत समझ रहे हो, लेकिन मैंने अपने आत्महत्या की खबर झूठी फैलाई थी ताकि मैं चोर को पकड़ सकूं, और चोर आप सभी के सामने है। मैंने हमेशा लोगों का भला किया, तभी तो आप लोगों ने मुझे इतने सम्मान और प्यार के साथ दानवीर कहा। अरे हाँ हाँ भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। और अब उसी वक्त सभी गांव वाले सरपंच को गांव से निकालकर सरपंच की जगह भूसड़ को गांव का सरपंच बनाते हैं और भूसड़ से माफी मांगते हैं कि वह सरपंच की बातों में आ गए थे और उन्होंने बिना सोचे समझे उसे गांव से निकाल दिया था। तो आज की जो कहानी है यहीं पर समाप्त होती है। यदि कहानी आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस जरूर कीजिएगा, और इस कहानी को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो आज के लिए बस
इतना ही। और इस कहानी से हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि हमें जो भी कर्म है उसको हम करते रहें, लेकिन हमें हर जगह अलर्ट रहना, सावधान रहना, सतर्क रहना है। क्योंकि आज का जो समय है ये आधुनिक युग है। इसमें यदि आप कहीं पर भी कुछ भी स्टेप, यदि आप अलर्ट नहीं रहेंगे, सतर्क नहीं रहेंगे, तो आप अन्य लोगों से पीछे हो जाएंगे, आपको अन्य लोगों के द्वारा धोखा दे दिया जाएगा। तो इसलिए आप जहां भी रहें, जिसके भी साथ रहें, चाहे वो आपका कितना ही खास दोस्त ही क्यों ना हो, आप हमेशा उसके साथ अलर्ट रहें, सतर्क रहें, क्योंकि यह आधुनिक युग है, कलयुग है। तो आज की कहानी बस इतना ही। धन्यवाद।